हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। सो चैप्टर 4 है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, अभी डेटा हैंडलिंग क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा होता क्या है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट कर रहे हो ना, उसको डेटा बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बुलाया और आपके सारे सब्जेक्ट्स के मैं मार्क्स लिख रही हूँ। सो मैं क्या कर रही हूँ, आपसे डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। ये जो सारे मार्क्स लिख रही हूँ ये क्या है, डेटा है। ठीक है, सो एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट, सिंबल्स और इन एनी अदर फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो तो वो आपके पास डेटा हो जाता है। ठीक है जी, चलो डेटा हैंडलिंग। अभी डेटा हैंडलिंग क्या है? डेटा हैंडलिंग मीन्स टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट द डेटा सो दैट इट कुड बी यूज्ड इन फर्दर स्टडीज एंड टू फाइंड सम रिजल्ट। अब डेटा तो है आपके पास, उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देना ताकि आप उसको, जैसे सिंपल सा, अभी मैं मार्क्स लिखने की बात करती हूँ। अब ऐसे ही मैंने अगर 10 बच्चों के मार्क्स लिखे हैं तो डेटा तो है, लेकिन अगर यही 10 बच्चों के मार्क्स मैं यहाँ पे नाम लिख के हर सब्जेक्ट वाइज लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा, डेटा को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया। उसी को हम डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं जी। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब चलो जी, डेटा समझ आ गया, डेटा हैंडलिंग समझ आ गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है और क्यों करना है। जैसे अभी जो सेम एग्जांपल लेके चलते हैं, डेटा मैंने लिख लिया है 5 बच्चों के, मैंने 6 सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स हैं वो लिख दिए। अब वहां पे मैंने डेटा तो ऑर्गेनाइज कर दिया, बट क्या देखते ही मेरे को पता चल जाएगा हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हम ग्राफिक्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ, डिटेल में जाएंगे कि इस तरह से बार ग्राफ जिसको बोलते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे ऐसे करके। चलो एक बच्चे के मैंने मार्क्स लगाए, इंग्लिश में इतने, हिंदी में इतने, मैथ्स में इतने, साइंस में इतने, इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरे को नंबर्स नहीं पता, लेकिन मैं ये ग्राफ देख के बता सकती हूँ कि ये जो लास्ट में जो सब्जेक्ट है, साइंस अगर सब्जेक्ट है ये, तो इसमें उस बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इंग्लिश, या ये सबसे छोटा लग रहा है तो इसमें सबसे कम मार्क्स आए हैं। सो ये होता है ग्राफिकली डेटा को रिप्रेजेंट करना, जिससे उसको एनालाइज करना इजी हो जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। द ग्रुप डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली फॉर इट्स क्लियर पिक्चर एंड इट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द डेटा। सो उसको एनालाइज करना, क्लियर पिक्चर मिल जाती है और ये सबसे आसान तरीका है डेटा को एनालाइज करने का, ये समझने का। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, पहले तो सिलेबस में हमारे ये सारे थे, पिक्टोग्राफ भी थे, बार ग्राफ भी थे, डबल बार ग्राफ भी थे, लेकिन अब एज यू नो सिलेबस रिड्यूस हो गए तो ये सभी चीजें हट गई हैं। सिर्फ बचे हैं हमारे पास पाई चार्ट्स, जो हमें बनाने वाले हैं। ठीक है, चलो इसको पहले, लेकिन फिर भी ना थ्योरी में है, थ्योरी में मतलब आपकी नॉलेज के लिए समझना जरूरी है, बुक में भी ये है चीजें तो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले है पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ में क्या होता है, पिक्चर्स की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे आपको समझा देती हूँ, ये साइंस तो है नहीं जो हम थ्योरी पढ़े। सो इसमें देखो, यहाँ पे 1 वोट मतलब ये 1 स्माइली। ठीक है, एक स्माइली का मतलब है 1 वोट मिला। तो बच्चों से पूछा जी कौन सा फेवरेट फ्रूट है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा स्माइलीज है, मतलब एप्पल सबका फेवरेट है, और सबसे कम स्माइलीज कहाँ है, यहाँ पे, मतलब जो ये ग्रेप्स हैं ये सबसे कम फेवरेट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इस तरह से पिक्टोग्राफ होता है, मतलब पिक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करना। उसके बाद बार ग्राफ, जैसे मैं अभी आपको बना के भी दिखा रही थी, इसमें क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे पूछा बच्चे अपने फ्री टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं। सो इतने बच्चे, जैसे 8 बच्चे रीडिंग करते हैं, 18 बच्चे खेलते हैं, 10 बच्चे बेकिंग करते हैं, और यहाँ पे 14 बच्चे हैंड वॉश करते हैं। अच्छा, ये एक्टिविटीज एट होम है, मैं यही को फ्री टाइम में करने वाली तो नहीं है। सो क्या क्या एक्टिविटीज घर पे करते हैं वो है। सो यहाँ पे देखो बार ग्राफ देखते हैं, हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, घर पे खेलते हैं। ठीक है, इसी तरह के डबल बार ग्राफ में क्या होता है, उसी तरह से सेम बनता है, बट 2 चीजें एक साथ बता सकते हैं। जैसे सेम यहाँ पे है, लेकिन इसको कैसे अलग कर दिया कि येलो वाले गर्ल्स है, रेड वाले बॉयज है। मतलब सॉकर खेलना है तो गर्ल्स ज्यादा पसंद करती हैं बॉयज के कंपैरिजन में। देन सॉफ्ट बॉल खेलनी है, दोनों बराबर हैं। बास्केटबॉल में बॉयज का रेशियो ज्यादा है, गर्ल्स का कम है। अदर में भी गर्ल्स कम है, बॉयज ज्यादा है। सो इस तरीके से ये 3 हमारे हैं तरीके। एक तो हो गया पिक्टोग्राफ, एक बार ग्राफ और एक डबल बार ग्राफ, जिसमें हम एक ही ग्राफ में 2 चीजें बता देते हैं। ठीक है, चलो, लेकिन अब सिलेबस में नहीं है तो हम इसकी प्लॉटिंग वगैरह नहीं देखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम।
सो नेक्स्ट जो है और जो हमारे सिलेबस में भी है वो है पाई चार्ट, जिसको हम सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसको कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे रीड करते हैं, सब चीजें हैं, सब हम एक्सरसाइजेस में करेंगे, यहाँ पे समझते हैं। पहली बात करते हैं पाई चार्ट होता क्या, थोड़ा सा रीड कर देती हूँ मैं आपके लिए। इफ वी रिप्रेजेंट द डेटा इन अ सर्कल फॉर्म में, कहाँ गया, सर्कल फॉर्म में हम अपना डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज सेड टू बी अ पाई चार्ट। दिस ग्राफ शोज द रिलेशन बिटवीन द होल एंड इट्स पार्ट। सो यहाँ पे क्या होता है, पूरी चीज में से कितना पार्ट क्या करते हैं, जैसे एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब इन 100 स्टूडेंट्स में से कितने बच्चे, जैसे एग्जांपल में लेते हैं, एक्टिविटीज ले लेते हैं, ठीक है। कितने बच्चे चलो सब्जेक्ट पसंद करते हैं, इंग्लिश पसंद करते हैं, तो ये मान लो ये पार्ट हो गया इंग्लिश का, ये पार्ट हो गया हिंदी का, ये हो गया मैथ्स का, और ये हो गया साइंस का, ठीक है। तो हमने पूरी क्लास में सर्वे किया, 100 बच्चों में से देखा कितने बच्चे इंग्लिश पसंद करते हैं, कितने बच्चे हिंदी, कितने बच्चे मैथ्स और कितने बच्चे साइंस पसंद करते हैं। सो यहाँ पे हम ग्राफ देख के, अपना पाई चार्ट देख के बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चों को इंग्लिश पसंद है, सबसे कम बच्चों को हिंदी पसंद है, देन मैथ्स इतने बच्चों को और साइंस इतने बच्चों को। तो क्या करते हैं, इसमें हम सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, कैसे प्लॉटिंग होती है वो सब मैं भी आपको सिखा दूंगी। यहाँ पे देख लेते हैं, वी हैव टू डिवाइड द सर्कल इनटू सेक्टर्स एंड ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रिस्पेक्टिव एक्टिविटी। सो अब यहाँ पे देखो, हमें सिर्फ ये पता है कि टोटल बच्चे 100 है, अब उसमें से कितने परसेंट ये हैं, कितने परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, लेकिन हम बस इसको ऐसे देख के बता सकते हैं। तो कैसे इसको प्लॉटिंग करेंगे वो सब हम सीखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, ड्रॉइंग अ पाई चार्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है। वैसे तो यहाँ पे चलो मैं आपको ओरली बता दूंगी, बट मैं अभी आपको क्योंकि प्रोटेक्टर वगैरह से बताना है तो मैं इस बोर्ड पे नहीं, आपको पूरा फाइल वगैरह में बना के दिखाऊंगी कि आप अपनी नोटबुक्स में कैसे बनाओगे, ठीक है। सो इफ वी हैव द इंफॉर्मेशन इन परसेंटेज, अगर आपके पास परसेंटेज में इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि भाई 25% बच्चों को इंग्लिश पसंद है और 30% बच्चों को हिंदी पसंद है, थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, एंड बच्चे 45% बच्चे जो हैं उनको मैथ्स पसंद है, ठीक है। सो अगर तो डेटा हमारे पास इस तरीके से आपको परसेंटेज में दे रखा है, कैलकुलेट द रिस्पेक्टिव एंगल्स टू शो देम इन अ पाई चार्ट। अगर हमें कुछ ऐसे दे रखा है परसेंटेज में, तो जब आप प्लॉट करोगे तो ये परसेंट के हिसाब से नहीं करोगे, आप एंगल निकालोगे, क्योंकि पाई चार्ट में हम एंगल के हिसाब से, सेंट्रल एंगल जो होता है उससे प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे वो समझ लेंगे अभी। एज वी नो दैट अ कंप्लीट सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री। अब ये तो हमें पता है ना, एक कंप्लीट सर्कल जो होता है, कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का। सो वी नीड टू कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री फॉर एवरी सेक्टर। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा पढ़ने में, बट हम करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे एक डेटा दे रखा है मुझे, इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं। चलो कंपनी है जी, यहाँ पे चलो मान लो लोगों से पूछा कि आप कौन सा सेलफोन यूज करते हो, सैमसंग, एप्पल, वीवो या MI। सो 40% बच्चों, 40% मतलब जो भी पब्लिक है, 40% लोगों ने बोला कि हम यहाँ पे सैमसंग यूज करते हैं, 25% ने बोला एप्पल यूज करते हैं, 20% ने बोला वीवो यूज करते हैं एंड 15% ने बोला MI यूज करते हैं। सो अब इस इंफॉर्मेशन को आप एक पाई चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो हम यहां से निकालते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, 40%। अच्छा पहले यहां मैं लिख देती हूं, फ्रैक्शन निकलता है ये, जैसे यहाँ पे 40 है, अब ये है परसेंटेज में, तो 40/100 हो जाएगा। क्या किया मैंने, 40/100 क्यों किया, क्योंकि जब भी हमें परसेंटेज में चीजें दे रखी होंगी ना, तो जब भी आप इनका टोटल करोगे तो ये 100 ही आएगा, ठीक है। अभी इसका टोटल कर लो, 100 ही आएगा। इसी तरीके से अगर आपको डेटा परसेंटेज में नहीं दे रखा, ऐसे बता रखा है कि जी 50 लोग थे जिसमें से 20 लोगों ने ये खाया एंड 20 लोगों ने ये खाया, 10 लोगों ने ये खाया। सो अगर इस तरीके से डेटा होगा ना, तो फ्रैक्शन होगा 20/50, मतलब ऊपर वैल्यू और नीचे सभी वैल्यू का टोटल, ठीक है। फ्रैक्शन ये ढंग से समझना, कैसे फ्रैक्शन निकालते हैं, यहां पे जो वैल्यू दे रखी है वो लिखा, अपॉन में इसके टोटल की वैल्यू, ठीक है। तो यहां जैसे हो गया 40/100, तो ये फ्रैक्शन हो गया, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 4/10। अभी इसको फर्दर कट करने की जरूरत नहीं है, बता दूंगी क्यों। देन है 25/100। सो अच्छा इसको आप कर सकते हो सिंपल, 1/4 आ जाएगा। सो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, डायरेक्ट हो जाएगा। सो ये आ गया 1/4। देन है 20, सो 20
अपॉन 100। सो अगेन ये भी हो जाएगा, देखो 0 से 0 कैंसिल करोगे और ये डायरेक्ट आ जाएगा 1/5, कट जाएगा ना। 2 के टेबल में 10 कब आता है? 5 पे। ये मैंने इसलिए क्योंकि पॉइंट वगैरह में जाता है इसलिए उसको वहां पे छोड़ दिया। देन 15%, सो 15 अपॉन में अगर आप 100 करोगे, सो अगेन ये फ्रैक्शन उसमें जाएगा, पॉइंट में जाएगा, तो अभी के लिए इसको बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। सो ये हो गया हमारा एक कॉलम। सो ये समझ लेना, अगर हमें ऐसे डेटा दे रखा है, सबसे पहले हम निकालते हैं फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? जो भी वैल्यू है अपॉन में 100, जैसे 40 था तो 40 अपॉन 100, 25 था 25 अपॉन 100, 20 था 20 अपॉन 100, 15 था 15 अपॉन 100। यहाँ परसेंटेज है इसलिए 100 किया है। अगर कुछ और नंबर दे रहे होगे तो जो भी टोटल होता वो अपॉन में रखते। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। इसके बाद हम निकालते हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। अभी सेंट्रल एंगल क्या होता है? सेंट्रल एंगल वो एंगल होगा जो हम अपना प्लॉट करेंगे। ठीक है, मतलब पाई चार्ट में जो बनाओगे, सो वो कैसे निकालोगे? जो भी आपका फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ पे है 4/10, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 360 डिग्री से। समझ में आया? सेंट्रल एंगल कैसे निकाला हमने? जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है उसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करके। सो यहाँ पे देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर लो 36 को 4 से, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, सो ये आ गया 144। सो पहला आ गया हमारे पास 144 डिग्री। ठीक है, दूसरा देखो ये है 1/4, अगेन मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। सो ये कितना आएगा? 4 के टेबल में 36 आता है ना, 4 × 9, सो ये हो गया 9 और साथ में 0, सो ये एंगल आ गया 90 डिग्री का। देन वी हैव 1/5, सो 1/5 × 360 डिग्री। 5 कट जाएगा ना 360 से क्योंकि लास्ट में 0 है। सो 5 के टेबल में 36 नहीं आता, 5 के टेबल में 35 आता है। सो 5 × 7 इज 35, बच्चा 1 हो गया 10, 5 2 जा 10, तो ये एंगल आ गया 72 डिग्री का। ठीक है, लास्ट देख लो 15/100, सो डायरेक्ट करते हैं यहाँ 15/100 × 360, 0 से 0 गया। यहाँ पे अब इसको देखो कैसे कैंसिल कर सकते हैं, 15 और 10 को कैंसिल करते हैं पहले। सो ये हमारा हो जाएगा 15, 3 पे कर देते हैं इसको, एंड ये हो जाएगा 2। सो यहाँ आगे क्या हो सकता है? 2 और 36 कट सकता है, 2 1 जा 2 और 36 कैसे आएगा? 1 and 8। सो हमें 18 × 3 करना है। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 4 5 54। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगर आपको 18 का टेबल याद है तो मैंने कर दिया कि भैया बच्चों को नहीं याद होते, 12 के बाद ही टेबल्स भूल जाते हैं। सो चलो ये सारे अब मेरे पास आ गए एंगल्स। थोड़ा सा ये ना थोड़ा नेक्स्ट लेवल का एग्जांपल हो गया, बट अगर यहाँ पे ये एग्जांपल समझ आ गया ना तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने वाले। ठीक है, चलो अब मेरे पास टेबल पूरा आ गया, यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है। पहले फ्रैक्शन में किया, फिर हमने एंगल निकाल दिया। अब इसके आगे मैं बोर्ड पे नहीं कराऊंगी, कैसे इसको पाई चार्ट में बनाना है वो मैं आपको नोटबुक पे दिखाऊंगी। सो लेट्स सी कैसे हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका हम पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। सो यहाँ पे मैंने टेबल रख लिया है। सो ये हमने अभी सेंट्रल एंगल निकाले हैं। अब इन एंगल्स को हमें इस सर्कल में प्लॉट करना है। तो आप पहले एक सर्कल बना लोगे एंड उसके सेंटर से बेसिकली एक रेडियस बनाने, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो। सो यहाँ पे मेरे पास सेंटर है, यहाँ पे मैंने पेन रखा एंड एक सीधी लाइन बना दी मैंने इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हो, स्ट्रेट बनाना चाहो, नीचे को बनाना चाहो, कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, अब पहला एंगल जो यहाँ पे है दैट इज 144 डिग्री। सो 144 डिग्री। वैसे देखो बाकी अभी जो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे ना तो सिंपल होंगे, जैसे 90 40 50 ज़्यादा ईजी रहते हैं वो, बट एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया है कि आपको जब मुश्किल वाला कर लोगे तो ईजी वाले करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने रखा। अच्छा, किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? जो भी हमारे पास प्रोटेक्टर होता है उसमें नीचे भी नंबर्स होते हैं, ऊपर भी नंबर्स होते हैं, करेक्ट, ताकि रिफ्लेक्स एंगल्स भी बना सके हम। सो इस केस में अगर हमें 144 बनाना है तो हम इधर नहीं जाएंगे, बिकॉज वो तो हमारा एंगल छोटा कर देगा। एंगल छोटा नहीं करना, ऑब्ट्यूज एंगल, बड़ा एंगल है ना, तो 144 कहाँ आएगा? यहाँ पे इस डायरेक्शन में। सो ये जो नीचे लिखा है 140 और 150 के बीच में, सो ये 140 है। सो ये जो बड़ी वाली लाइन है 145 हुई, इससे ज़रा सा एक पॉइंट आगे। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट मिल गया मुझे। सो मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस पॉइंट को और इसको ज्वाइन कर दूँगी। सो इस तरीके से। ठीक है, सो ये एंगल आ गया मेरे पास 144 डिग्री का।
ओके, और 144 पे हमारा क्या था, सैमसंग, तो आप यहीं पे ही इसके अंदर लिख सकते हो सैमसंग। ठीक है, इस तरीके से हम पाई चार्ट में लिख देते हैं। नेक्स्ट है जी एप्पल विच इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री तो बहुत सिंपल है, बट हम इसी से ही बनाएंगे क्योंकि लाइन हमारी स्ट्रेट नहीं है ना। सो अब देखो, बेस आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। कैसे बनाना पड़ेगा, इस तरफ पे, दोनों केसेस में। सो यहाँ पे अगर मैं प्रोटेक्टर को ऐसे रख रही हूँ, अच्छा मैं इसको ना फोल्ड ऐसे करके दिखा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। सो ये बेस लाइन ले ली मैंने और ये रखा अपने डी को इस तरीके से पूरा बेस लाइन के ऊपर। ठीक है, समझ में आया। 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री कहाँ होता है हमारा, ये रहा बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इस डॉट से अपने सेंटर पॉइंट को कर देंगे ज्वाइन इस तरीके से। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख रही हूँ मैं, समझ जाना। सैमसंग के बाद ये था हमारे पास एप्पल। क्लियर। अब हमारे पास बचा, देखो ये पार्ट हो गया सैमसंग का, ये वाला पार्ट हो गया हमारा एप्पल का। सो ये वाला पार्ट बना है जिसपे हमें बाकी के बनाने हैं। सो 72 डिग्री है हमारा वीवो। सो अगेन कोई भी बेस लाइन ले लो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। चलो ये वाली ले लेते हैं हम। तो अब 72 कहाँ होगा हमारा, 70-80 के बीच में। ये 70 से ज़रा सा आगे यहाँ पे लगा देते हैं, ये होगा हमारा 72। सो इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से इसको कर दिया हमने जॉइन इस तरीके से। ठीक है, सो ये एंगल हमने बनाया है जो कि 72 डिग्री है एंड इसमें था वीवो। ओके, अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमारे सारे एंगल्स हो चुके हैं, ये जो है ये हमारा लास्ट एंगल है 54 डिग्री। सो पूरे पाई चार्ट में अब ये जो एंगल बने ना, अगर आपने सारे एंगल सही बनाए तो ये अपने आप 54 डिग्री आ जाएगा। तो इसको ज़रा मेजर कर लेते हैं, पता चल जाएगा। सो ये हमने लिया, यहाँ पे रखा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा 50 डिग्री है और इससे ज़रा सा आगे बन रहा है हमारा 54 डिग्री। ठीक है, दोबारा से मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे बस आपको मेजर करना है, ये एंगल है, ये हमने बेस लाइन ली, यहाँ पे कहाँ गई ये लाइन आ रही है ना अपने आप, ये 50 डिग्री और देखो 55 से बिल्कुल एक पॉइंट पीछे है, मतलब पूरा एग्जैक्ट 54 डिग्री हो गया। सो ये हो गया हमारा 54 जो कि था MI। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी पाई चार्ट होगा तो वो हम बना सकते हैं। वापस चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन पे। नाउ कमिंग बैक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाई चार्ट कैसे बनाना है। सो नाउ अब हमारा टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। लास्ट टॉपिक है ये। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अगर हम नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड की बात करें, सो हम कभी कभी अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं कि प्रोबेबली इट विल रेन। सो प्रोबेबली मीन्स कि पक्का नहीं है, कच्चा पक्का है। मतलब इसका सिंपल वे में बोलूं कि कोई चीज होने का कितना चांस है, वो हमारी probability होता है। So probability tells the degree of uncertainty. It measures likelihood that an event will occur. जैसे मैंने बोला कि आज रेन होगी, इसकी क्या probability है। तो जो भी उसकी probability होगी वेदर के हिसाब से, वो होगा कि इतना होने के चांसेस हैं और इतना हो सकता है चांसेस ना हो, बारिश ना हो। ठीक है, सो ये है probability। नाउ आउटकम्स क्या होता है, ये वर्ड्स हमारे यूज होंगे बार बार। सो नाउ आउटकम्स पढ़ते बाद में। आउटकम्स हैं जैसे कि मैं आपको कह रही हूं कि मैंने एक जो कॉइन है मेरे पास, उसको टॉस किया। अब उसमें क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सो ये हेड और टेल क्या हो गए, ये हो गए हमारे आउटकम्स के कुछ भी चीज की। जैसे एक डाइस फेंका तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6। ये 6 है आउटकम्स जो आ सकते हैं। ठीक है, सो when we do an experiment then there could be different result. These possible results of the random experiment are called outcomes. तो उसको हम outcomes बोलते हैं। जैसे कि there are 2 possible outcomes when we toss a coin, head या tail। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो जी, probability का क्या फॉर्मूला होगा। किसी भी चीज की अगर आपको probability निकालनी है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। आप कहोगे मैम आउटकम्स तो बता दिया, फेवरेबल क्या है। फेवरेबल बेसिकली है, जैसे वो सेम लेते हैं, कॉइन को टॉस किया, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ तो यहाँ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, हेड आना। मतलब अगर दो मतलब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है, 2 चीजें, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 2। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। मैं पूछ रही हूँ हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड टेल में हेड कितनी बार है, 1 बार है, तो ये हो गया 1/2। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डाइस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है,
अब डाइस जब हम फेंकते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 ये आ सकते हैं सब। अब अगर मैं कहती हूँ कि मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो 4 से छोटा होगा, 4 या 4 से छोटा होगा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब यहाँ पे 4 या 4 से छोटा कौन कौन सा है, 1 आ गया 4 से छोटा है, 2 आ गया तब भी 4 से छोटा है, 3 आ गया तब भी 4 से छोटा है, और 4 तो हमने बोला है कि 4 भी आ जाए। सो कितने चांसेस है, 1 2 3 4। सो अगर मैं कह रही हूँ 4 या 4 से नीचे तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 4 हो गए हमारे पास। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा हमारा, फेवरेबल आउटकम हो गए 4 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। सो ये कैंसिल करो, ये आ गया 2, ये आ गया 3, तो मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3 के जो नंबर आएगा डाइस पे वो 4 या 4 से छोटा होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे हम काफी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको और क्लैरिटी होती रहेगी। ठीक है, तो आप पूरी प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, लाइन वाइज आपको पूरी एक्सरसाइज एग्जांपल्स सब मिल जाएंगे। आई होप आपको चैप्टर थोड़ा बहुत या अच्छे से समझ में आ गया होगा, बाकी एक्सरसाइजेस में आपको और क्लियर हो जाएगा। सो नाउ वी विल मूव टू द फर्स्ट एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।